आप लोगों को दिख रहा है ये वीडियो जो प्ले हो रहा है? यस सर। दिख रहा है सबको ये वीडियो? तो देखिए ये इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग वो ऑडियो सुनाई दे रहा है जो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में? नहीं। ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है? अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दे तो सुन के बताइए, तो क्या ऑडियो सुनाई दे रहा है? ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। हाँ ठीक है, सुनिए। अब आपको कल आपका सर्किट डायग्राम के थ्रू बताए थे, सर्किट डायग्राम के थ्रू बताए थे, एक रियोस्टेट होता है, एक बैटरी होता है, ठीक है, एक लोड होता है, एक आपका बताए थे कल। यस सर। हाँ तो देखिए यहाँ क्या है, वही कंपोनेंट्स का क्या है, एक सेकेंड, एक एनिमेटेड वीडियोस है, इसमें आपका सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ये सब, ठीक है। ये आपका क्या है, सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका क्या रियोस्टेट है, ये आपका है रियोस्टेट। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कल बनाए थे, ऐसे ड्रॉ किए थे ना, ऐसे जो एक ड्रॉ किए थे, ऊपर से आया था ये ऐसे, ये एरो वाला याद है, बताए थे। यस हाँ तो सर। यही आपका वो रेजिस्टेंस है। और ये जो दिख रहा है ना, ये एरो बताए थे कि स्लाइड होता है, पता था ना कि ये एरो क्या होता है, इस रेजिस्टेंस में स्लाइड होता है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। देखिए ये क्या, एक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप का एक आपका कंपोनेंट है। इसमें जो एरो है ना, ये है आपका ये वाला एरो, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या होगा, स्लाइड करेगा, ठीक है, ये स्लाइड करता है। देखिए ये जो स्लाइडर हुआ ना, ये जो स्लाइडर का हम बात किए थे, ये क्या होता है, ये स्लाइड होता है। तो ये जब स्लाइड होगा ना, तो आपको क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, चेंज होने से हमको क्या मिलेगा, चेंज होने से ये क्या है, आपका एक एमीटर है, ये आपका एक एमीटर है। ये आपका एक जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस हम बात नहीं कर रहे थे, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, तो ये आपका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। ऐसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। इसमें से हम जितना चाहें, इसका भी, ये भी आपका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। जैसे कि हम आर अगर चाहे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का लाना तो उसे ला सकते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको फिक्स कर देते हैं, उस बाद इस रियोस्टेट के थ्रू हम रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं। तो आपका क्या है, उस फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है, वो जो सेल था, जो सेल और बैटरी हम ड्रॉ करते थे ना, ये हो गया वो। और ये क्या हो गया आपका, वो स्विच की बोलिए या फिर स्विच बोलिए। ये सब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम ड्रॉ किए थे उस दिन। और ये क्या था आपका, ये आपका वोल्ट मीटर, ये क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो वोल्ट मीटर आपका कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल। वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में कनेक्टेड है। एमीटर कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ तो देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, इस एमीटर में 0.1 शो कर रहा है, इस वोल्ट मीटर में 1 शो कर रहा है, कर रहा है ना। यस सर। तो कल बताए थे कि उसी तरह हम क्या करते हैं, इस तरह जब इस रेजिस्टेंस को वेरी करा के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं। इस एमीटर में हमको करंट का रीडिंग मिलता है, इस वोल्ट मीटर में हमको आपको वोल्टेज का रीडिंग्स मिलता है। उस तरह हम डिफरेंट 4-5 को रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। इसमें भी देखिए वही करेगा। देखिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग ऑफ द एमीटर को लेते हैं, एक साइड वी लिखें, एक साइड आई लिखें, रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं। जैसे जैसे हमको रीडिंग्स मिल रहा है, उस रीडिंग्स को हम नोट डाउन करके रख रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हमको रीडिंग्स मिला इस वोल्टमीटर और एमीटर में, क्या किया, उसको हम नोट डाउन करके रखें।
नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, नोट डाउन करने के बाद हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं दो तरीका होता है। अब स्क्रीन शेयर हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आपको बताए थे कि अगर आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कीजिएगा तो ओम्स लॉ को आपको वेरीफाई करने का दो मेथड होता है, ठीक है। एक ऐसा न्यूमेरिकल मेथड से आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिक मेथड, जिसमें क्या करना है, जो वी बाई आई का जो आपको मिला था, अलग अलग वैल्यूज मिला था, उसमें क्या करेंगे, रेशियोज लेंगे अलग अलग। जैसे पहला सेट में हमको वी और आई मिला था, उसमें वी बाई आई का रेशियो लेंगे। दूसरा सेट में हमको वी बाई आई मिला था, वी और आई मिला था, उसमें हम वी बाई आई का रेशियो लेंगे। उस तरह करके जो अलग अलग सेट्स मिला ना हमको, 5 सेट्स, पांचों में हम वी बाई आई का रेशियोज निकालेंगे और देखेंगे कि अगर मेरा 5 को 5, चलिए मुश्किल होता है आपको रेशियोज का सेम आना पांचों केसेस के लिए, वो आपका मुश्किल होता है। पांचों में से नहीं, अगर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, जैसे अगर 3 केसेस में भी वी बाई आई का रेशियो अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, मेरा ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसी तरह एक और मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमको डिफरेंट वैल्यूज मिला ना, जो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज मिला, वो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज को क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे जो हमको ग्राफ जो मिल रहा है वी वर्सेस आई का, वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमको मिल रहा है तो बोलते क्या, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये चीज हम आप लोग को कल बताए थे और डिटेल्स में बताए थे, ठीक है। यस नो बोलिए। यस सर। हाँ, तो आप लोग को अगर और डिटेल्स में जानना है ना, तो आप या तो आप कल वाला लेक्चर को, रिकॉर्डेड जो लेक्चर है उसको आप देख लीजिए रिपीट करके, या फिर आप एनिमेटेड वीडियोस है उसको, उसके हेल्प देख लीजिए, आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि एग्जाम्स में देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है एग्जाम्स में, ये जो ग्राफ्स वगैरह के बारे में बोले ना कि ऐसे ग्राफ होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। बट जब एग्जाम्स में आ जाता है और आप लोगों को पता नहीं रहता है ना, तो वो सबसे खराब चीज है कि आप लोगों को पढ़ना था ये चीज। आप लोगों को बुक में आप लोगों का बुक में वीआई ग्राफ आपको गिवन है, आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है, आप लोगों को स्ट्रेंथ का बुक में क्लियरली गिवन है, एक आपका टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। गिवन होने के बावजूद भी ना तो स्कूल ढंग से पढ़ा है उस चीज को, ना ही स्टूडेंट उस चीज को ढंग से पढ़ा है, ठीक है। ये समझ के कि वो तो बस आने नहीं वाला, ये मेरा काम का नहीं है। बट अगर उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जाता है, अरे ये तो था बट हम पढ़े नहीं, ये मेरा बुक में था बट हम पढ़े नहीं, वीआई ग्राफ मेरा बुक में था बट हम पढ़े नहीं, ठीक है। तो ये सबसे खराब चीज होता है। सबसे खराब चीज यही होता है कि आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को बुक में सब चीज, ये चीज पढ़ना है, बुक में रहने के बावजूद भी ना ही टीचर आप लोगों को पढ़ाए हैं, ना ही आप लोग ने कष्ट किया है उसको पढ़ने के लिए, समझे, समझ में आया। तो इसीलिए जो बताते हैं उसको ध्यान से समझिए, उसको जो बताते हैं उसको ध्यान से समझिए, वो आपका काम का चीज है, ठीक है, क्लियर। यस तो आज सर। हम बताते हैं आपका नेक्स्ट, आज आप लोगों को हम बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए हम सोचे थे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। बट हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को संडे को जो क्लास लेंगे ना, संडे को 1.5 घंटा या 2 घंटा आप लोग क्लास लेंगे, तो उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दें, उसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवा दें, उसके बाद एक आपको लोग को असाइनमेंट दे दें जो आप लोग नेक्स्ट थर्सडे को जमा कीजिएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही आप लोग को, ऐसे हमको ये चीज पता है कि टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाना अच्छा बात होता है, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ टॉपिक्स खास चल नहीं रहा था कि आप लोग को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा पाए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ढेर सारा है, वो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ हम आप लोग को पढ़ा देते हैं, ठीक है। पढ़ाने के बाद हम आप लोग को जब असाइनमेंट देंगे ना, उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, आप लोग एशियन का बुक से छाट के क्वेश्चंस देंगे। आप लोग को जो एनसीईआरटी का बुक्स है, एनसीईआरटी का बुक में अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो उसका जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होता है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक के अंदर में जो सॉल्व्ड एग्जांपल होता है, एक्सरसाइज में जाने की जरूरत नहीं है, उस सॉल्व्ड एग्जांपल्स को बनाइए, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बेनिफिशियरी होता है आप लोग के लिए, ठीक है। वो आप लोग को बहुत काम का चीज है जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट और बढ़ाना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है, तो एशियन पे जाइए। एशियन में आप लोग को एक शुरुआत वाला, ठीक है, एक शुरुआत में जो वेरी शॉर्ट रहता है, वो सिर्फ आप लोग को ओरल बेस्ड रहता है, वो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़िएगा उसको और मुंह पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितना कुछ हम यहाँ पे पढ़ा है ना, जैसे कि अगर आपको पूछे क्या कौन सा लॉ है, कौन सा ऐसा लॉ है जो आप लोगों को वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देता है,
कौन सा लॉ है जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देता है। ये चीज आप लोग बोल नहीं पाएगा कि ओम्स लॉ देता है वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप। हाँ, ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, एक एक नंबर का ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग का तो क्या है कि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो टर्म 1 होगा आप लोग का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। जो टर्म 1 होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और एमसीक्यू में 90 क्वेश्चंस, एमसीक्यू में 90 क्वेश्चंस। हाँ, साइंस का 90 क्वेश्चंस, उसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। 90 क्वेश्चंस एमसीक्यू का रहेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, एमसीक्यू में क्या ये पॉसिबल है कि आपको बोले कि डिफाइन पोटेंशियल, या फिर आपका कोई चीज का डेफिनेशन पूछे एमसीक्यू में? पॉसिबल है? आप लोग को थ्योरीज रहता था तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आपको डिफाइन दे दिया जाए लिखने के लिए। हाँ, कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफाइन आप लोगों को ओम्स लॉ को डिफाइन करो क्या होता है। हाँ, बट एमसीक्यू में क्या डेफिनेशन देना पॉसिबल है? एमसीक्यू में डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप लोग जो पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट का बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत जरूरी है कि आप सारा चीज जितना पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। यहाँ हम बता देते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आता है, आप एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, ठीक है। हेजिटेट होने का जरूरत नहीं है। आप लोग बोलिएगा हम बता देंगे, हेजिटेट होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ जो बताते हैं उसको पहले यहाँ पढ़िए, नहीं समझ में आता है यहाँ फिर से पूछिए। और क्वेश्चंस वगैरह जब हम करवाएंगे, जैसे संडे को हम अभी हम नाम लिए कि 1.5 से 2 घंटा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, तो सब गायब मत हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का डर से गायब मत हो जाइएगा। यहाँ पर आप लोग हम एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम आप लोगों को सेशन लेके क्वेश्चंस करवाएंगे, या हम आप लोग को क्वेश्चंस देंगे, उसका सॉल्यूशन भी हम ही बनाएंगे, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग का काम है बस कनेक्ट होके रहिएगा, ठीक है। आप लोग का काम है बस कनेक्ट होके रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस करवाना मेरा काम है। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, जो छोटा छोटा आपका 1-2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट। आप लोग का बुक से ही करवाएंगे, जो आप लोग का बुक्स में क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस बुक से ही हम क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद एकदम स्मॉल छोटा छोटा एकदम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जैसे शुरुआत में आप लोग हम पोटेंशियल बताए थे, आपको V इक्वल्स टू W/Q, वहां से क्वेश्चंस बनता है, वहां से आपको क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद ओम्स लॉ से तो क्वेश्चन बन भी करता है, ठीक है। ओम्स लॉ से तो क्वेश्चंस बन भी करता है। उसके बाद जो अभी बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, वो तो और इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम खुद पढ़ाने के बाद आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। ये सब बहुत स्मॉल चीज है, बहुत छोटा चीज है, लेकिन आप लोग को जानना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। factors affecting resistance of a conductor। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, अगर हम बोलें कोई एक कंडक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ये आपका एक कंडक्टर है जिसका जो लेंथ है ना कंडक्टर का, ये है आपका L, और जो डाया है वो है आपका स्मॉल d, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है ना, ये हम बोलें कि अभी ये T डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये आपका एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, डायमीटर है आपका D, और ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है। इस मटेरियल का हम कोई नाम देते हैं, जैसे ये अगर हम बोले कि ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है,
ये कॉपर वायर है। क्या है ये? कॉपर वायर है। ठीक है, ये कॉपर वायर है। ये एग्जाम्पल के लिए एक कंडक्टर लिए हम, इस कंडक्टर का लेंथ कितना लिए हैं? एल लिए हैं, और इस कंडक्टर का डायमीटर कितना लिए हैं? डी लिए हैं, जो कि टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, और इसका मटेरियल क्या है? कॉपर है। ठीक है, इतना कुछ है। और अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। जो कंडक्टर हम ड्रॉ किए हैं, इसका क्या है? ये रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो पहले हमको ये बताइए, हम आप लोगों को बताए थे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ये रेजिस्टेंस? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? डिफाइन कैसे करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को? बताइए, अगर किन्हीं को पता है तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। The resistance of a conductor depends on the resistance of the conductor is the property to oppose flow of electricity in a closed circuit. और कोई? और किन्हीं को पता है? डेफिनेशन बताइए, बताइए, आप लोगों को जो समझ में आता है वो बताइए। रेजिस्टेंस का मतलब ही आप लोगों को एक कॉमन सा मतलब होता है। रेजिस्टेंस एक कॉमन टर्म है। हाँ, आप लोग को बोले कि किसी चीज के लिए आपको रेजिस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप लोग को रोका जा रहा है, आपके बीच में ऑब्स्टिकल बन रहा है, रुकावट बन रहा है। आपको अगर बोले कि किसी चीज के लिए आपको रेजिस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आपको रोका जा रहा है, आपका वो ऑब्स्टिकल है, रुकावट है ना? उसी तरह कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। हाँ, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, उस कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अपोज करता है। वो नहीं चाहता है कि इस कंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो हो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो हो। जो अपोज करता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है ना अपोज करने का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आर Yes, क्या है? इस जो कंडक्टर हम ड्रॉ किए यहाँ, एक कॉपर वायर है, इसका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अब हम बोल रहे हैं, अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, या फिर ये बोलें कि ये रेजिस्टेंस कब चेंज करेगा, ये आपका इस कंडक्टर में हम ऐसा क्या करेंगे कि इसका एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इस कंडक्टर के किन चीजों पर डिपेंड करता है? ठीक है, ये रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये जो पूरा कंडक्टर हम ड्रॉ किए हैं आपका एक कॉपर वायर, किस चीज पे डिपेंड करता है ये कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस? तो आप लोग को जब हम पढ़ाए थे ओम्स लॉ, वहां आप लोग को बताए थे एक रिलेशन आता है R इक्वल्स टू वी बाई आई। ये भी एक रिलेशन मिलता है हमको ओम्स लॉ से, मिलता है ना? yes, sir. मिलता है। बट उस समय हम यहाँ ये बोले थे कि R इक्वल्स टू वी बाई होने का मतलब, वी बाई आई होने का मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते जो रेजिस्टेंस है ना, ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। इस रिलेशन से तो आपको क्लियर ये बात दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। बट ये चीज आप बोलिएगा नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इस रिलेशन, ये सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ा दें तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, या फिर इस कंडक्टर के थ्रू का आपका करंट को बढ़ा दें तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, R इक्वल्स टू वी बाई आई होने का मतलब ये नहीं कि आपका R जो है वी और आई पे डिपेंड करता है। ये चीज आप लोग हम उस समय भी बताए थे। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इस कंडक्टर का ये रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वही एक एक चीज करके हमको पढ़ना है कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1,
नंबर 1, जो R होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना इस कंडक्टर का, ये जो आपको कंडक्टर यहाँ ड्रॉ किए हैं कॉपर वायर का, इसका इस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको चलिए समझिए कि इस लेंथ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, इसको समझिए। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, चार्जेस का फ्लो होने का मतलब एक कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। चलिए हम यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा सा एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, फिर छोटा करते रहते हैं। ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L है, जिसका लेंथ कितना है, ये L है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट I का फ्लो हो रहा है। तो करंट I का फ्लो होने का मतलब क्या होता है, करंट I का फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ये चीज होता है। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस, अगर आपका कंडक्टर के थ्रू अगर कोई करंट I का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगा, इस कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही तो नहीं है, या और भी बहुत सारे आयंस होंगे, और भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या ये कोलाइड करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है ना, ये कोलिजन्स करता है। किससे कोलिजन कर सकता है, या तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, या तो अपने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करे, या फिर कोई और एटम्स या आयंस हुआ उसके साथ कोलाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही ना आपको ये जो रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, वही ना एज एन ऑब्स्टिकल काम कर रहा है यहाँ पे। जो आपका इस कंडक्टर के अंदर में जो और आपका इलेक्ट्रॉन्स हुए और आपके आयंस हुए और जो एटम्स हुए, वही ना एज एन ऑब्स्टिकल यहाँ काम कर रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। वो तो किसी कंडक्टर के अंदर में ये इस रेजिस्टेंस का आने का पीछे का रीजन क्या है, इसके अंदर का जो वो इलेक्ट्रॉन्स हुए, वो आयंस हुए, वो एटम्स हुए, जो कि इस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, इसके फ्लो को रेजिस्ट करता है, जो ऑब्स्टिकल वर्क करता है। तो अब इस एल लेंथ में अगर हम बोलें कि n नंबर ऑफ एटम्स और आयंस थे, ठीक है, इस एल लेंथ में n नंबर ऑफ एटम्स और आयंस थे। ठीक है, अब क्या किए, उसका हम लेंथ को इंक्रीज कर दिए। अब हम क्या किए, इसका हम लेंथ को इंक्रीज कर दिए, इसका जो ये जो लेंथ है ना, इसको हम बढ़ा दिए। इसको, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या किए, इसका लेंथ को इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब लेंथ को इंक्रीज करने से क्या हुआ, अब देखिए इसका लेंथ को इंक्रीज करने से क्या हुआ, यहाँ अभी भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ अभी भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इस समय जब आपका लेंथ इसका L था, तो अंदर में सिर्फ n नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, जो इसको क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। अब इसका लेंथ को हम बढ़ा दिए, तो अंदर में जो और एटम्स आया और मॉलिक्यूल्स आया और जो इलेक्ट्रॉन्स आया ना, जो कोलिजन करने का जो रीजन था ना, वो और बढ़ गया। ठीक है, कोलिजन जो होता था पहले, तो अब ये और ज्यादा कोलाइड होने लग गया। ठीक है, अंदर में कोलिजन बढ़ गया, और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होने लग गया, और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आने लगा। ऑब्स्टिकल्स जैसे आएगा तो उसको रेजिस्टेंस और ज्यादा फील होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा, इसका मतलब जो पहले रेजिस्टेंस आर था वो जो है आर से बढ़ चुका है। वो क्या हो गया, वो जो रेजिस्टेंस आर था आपका, वो आर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया।
कैसे इंक्रीज किया? जैसे ही आप उसका लेंथ को इंक्रीज किया ना, वो आर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर में जो आपको और एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे ना, जो एटम्स और आयंस थे, वो जो कोलिजन के पीछे जो मेन उनका रीजन था, जो कोलिजन के पीछे जो रीजन था, वो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन से अब और ज्यादा एटम्स, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे जिनके साथ कोलाइड करेंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आगे जिसके साथ कोलाइड करेंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे जिसके साथ कोलाइड करेंगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। जैसे आप लेंथ को इंक्रीज कर दीजिएगा, जैसे आप लेंथ को इंक्रीज कर दीजिएगा, आपको रेजिस्टेंस इसको ज्यादा ऑफर होगा। ज्यादा ऑफर होने से क्या होगा? जैसे कि आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल बता देते हैं। आप लोग जैसे कि घर में बच्चा रहता है, ठीक है, घर में जब बच्चा रहता है तो घर में सिर्फ जब मम्मी रहती है, ठीक है, तो उसका एक रेस्ट्रिक्शंस रहता है। घर में जब मम्मी रहती है तो मम्मी थोड़ा बहुत डांट दी, ये कर दी, वो कर दी, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस उस समय भी फील करता है। बट घर में जब मम्मी पापा दोनों आ गए, ठीक है, घर में जब मम्मी पापा दोनों आ गए, उस समय सिर्फ मम्मी रेजिस्ट करती थी। ठीक है, उस समय अगर आपको कोई काम करना, आप बोले कि मम्मी हम जा रहे हैं बाहर, मम्मी बोलेगी नहीं जाना होगा। हाँ, आप किसी तरह मम्मी को मना लिए, बट उस समय सिर्फ मम्मी थी रजिस्ट करने के लिए। अब घर में मम्मी और पापा दोनों आए, अब आपको कहीं जाना है, तो आपको मम्मी को तो मनाना ही पड़ेगा, पापा को भी मनाना पड़ेगा। ठीक है, आप मम्मी को बोलिएगा कि पापा को मनाओ कि हमको यहाँ जाना है। तो जब मम्मी पापा दोनों आ गए, तब क्या हुआ? रेजिस्टेंस और बढ़ गया। ठीक है, आपको जो रेजिस्ट करेगा, आपका जो फ्रीडम के बीच में जो ऑब्स्टिकल है ना, वो और बढ़ गया। मम्मी पापा दोनों आ गए तो आपको और रेजिस्टेंस फील होगा ना। अब देखिए, मम्मी पापा तो थे ही, अब आपके कोई अंकल भी आ गए, मान के चलिए दादा या दादी भी आ गए। हाँ, उस समय क्या होगा? जो फ्रीडम आपको मम्मी पापा जब थे उस समय मिल रहा था, अब जैसे ही दादा दादी या फिर अंकल और आ जाएंगे, आपको और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा? और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो देखिए, एकदम उस चीज को रिलेट कीजिए जो हम बोल रहे हैं। ये सब मम्मी है, ठीक है, ये मम्मी है। तो जब सिर्फ मम्मी थी तो आपका कुछ रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा था, आर। ठीक है, अब पापा भी आ गए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ? आपके एक अंकल भी आ गए, ये रेजिस्टेंस और बढ़ गया। आपका दादा दादी भी आ गए, ये रेजिस्टेंस और बढ़ गया। चीजों को समझ रहे हैं? ठीक है, चीजों को समझ रहे Yes. हैं? यही चीज यहाँ होता है, ये चीज बोल रहा है। इस कंडक्टर के अंदर में क्या होता है? कंडक्टर के अंदर में भी एक पापा मम्मी बैठे रहते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, अरे तुमको हम फ्लो होने नहीं देंगे। ठीक है, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि आपका पापा मम्मी आप लोगों को फ्रीडम छीन लेते हैं, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, एग्जांपल्स के लिए बोल रहे हैं। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में दूसरे एटम्स होते हैं, दूसरे आयंस होते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को रजिस्ट करता है। आप जैसे ही लेंथ को बढ़ा दीजिएगा, तो वो जो नंबर ऑफ एटम्स और आयंस था ना, जो इसको रेजिस्ट कर रहा था, वो और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने से जो इसको पहले रेजिस्टेंस फील हो रहा था ना, ये रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला जो फैक्टर है ना, जो सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस, जिस पे डिपेंड करता है, वो होता है लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। वो क्या होता है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ये जो यहाँ हम कंडक्टर ड्रॉ किए हैं कॉपर वायर का, ठीक है, आप क्या किए? एक और कॉपर वायर लाए, ठीक है, एक और आप कॉपर वायर लाए जिसका डायमीटर से एकदम सेम डायमीटर का, एकदम सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है, एकदम यही लेंथ है, उसको क्या किए? इस कॉपर वायर से आप जोड़ दिए। उसको क्या किए? इस कॉपर वायर से आप जोड़ दिए। ठीक है, तो आप उस समय जब उसके बाद जब करंट का फ्लो करवाइएगा ना, उसके बाद जब करंट का फ्लो करवाइएगा, तो आपको ये ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, क्योंकि आप लेंथ को इंक्रीज कर दिए हैं। लेंथ को जैसे ही आप इंक्रीज कीजिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? Yes. क्लियर? सबको क्लियर है ना? Yes, sir. और भी कोई है सुमन के अलावा? यस से बोलिएगा। हाँ, तो क्लियर हो गया पहला फैक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, ये क्या होता है? आपके एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? समझ आया? Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट। ये हो गया पहला।
इसको इरेज करते हैं। अब दूसरा फैक्टर है मेरा दूसरा है R is inversely proportional to area of cross section of this conductor। अगर ये आपका कंडक्टर का डायमीटर, अगर इसमें इस कंडक्टर का डायमीटर अगर d है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लिखेंगे हम? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, हाँ पाई आर स्क्वायर जो आप लिखते हैं, तो आर इक्वल्स टू जब आप डी बाई 2 पुट कीजिएगा तो ये कितना आएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। हाँ, तो अगर ये इस कॉपर वायर का डायमीटर अगर डी है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ए पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो जो सेकंड फैक्टर है ना जिसपे ये आर डिपेंड करता है, जो सेकंड फैक्टर है जिसपे ये आर डिपेंड करता है, वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप इसका आप यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वायर लिए ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे आप इसका डायमीटर को इंक्रीज कीजिएगा ना, जैसे क्या कीजिएगा, इसका डायमीटर को इंक्रीज कीजिएगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इंक्रीज होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज होगा ना, तो रेजिस्टेंस जो फ्लो हो रहा है ना वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इंक्रीज होगा, जैसे हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका कंडक्टर हुआ। जिसका डाया कितना था? डी। जब इसका डाया डी था तो इसका रेजिस्टेंस कितना था? आर। अब हम क्या किए, इसका डाया को इसको हम इंक्रीज कर दिए। लेंथ सेम है, ठीक है, लेंथ तो वही रखे, बाकी सब कुछ हम फिक्स रखे, सिर्फ क्या किए, इसका डायमीटर को हम इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अब डायमीटर कितना हो गया इसका? अगर हम बोले इसका डायमीटर हम क्या कर दिए? 2d कर दिए, दुगुना कर दिए। इसका डायमीटर को हम 2d कर दिए, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, सॉरी ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर का अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। इसको क्या करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। आपको एक हम कमरा में बंद कर दिए, ठीक है, आपको क्या किए हैं, एक कमरा में बंद कर दिए। ये आपको एक छोटा सा कमरा है, ये इसमें क्या किए हैं, आपको हम बंद कर दिए। ये आप है, ठीक है, जिसमें आपको हम बंद कर दिए। तो आप कहाँ, तो इसमें कहाँ मूव कर सकते हैं? इस कमरा में अगर आपको बंद करके छोड़ दिए तो आप क्या कीजिएगा? इस कमरे में, इतने ही छोटा कमरा में आप मूव कर सकते हैं चारों तरफ, हाँ मूव कर सकते हैं। अब क्या किए हैं, आपको हम इस कमरा से निकाल कर, आपको हम इस कमरा से निकाल कर इस कमरा में ले गए। आपको हम उस कमरा से निकालकर इस कमरा में ले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको जो उस समय, ये तो आप ही है, आपका तो साइज बड़ा मतलब बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, ये तो आप ही है। उस समय एक छोटा सा कमरा में आप थे, अभी आपको एक बड़ा सा कमरा में आपको जैसे ही भेज देंगे तो आप अब ज्यादा फ्रीडम महसूस कीजिएगा खुद पर। आपको एक बड़ा जगह मिल गया ना खेलने का, हाँ घूमने फिरने का, तो आप एक ज्यादा फ्रीडम महसूस कीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब आपको छोटा कमरा में आपको बंद करके रखे थे तो आप ज्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे थे।
आप ज्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे थे ना कि हमको एक छोटा सा कमरा में मतलब छोड़ दिया है दुबक के रहने के लिए, हमको ज्यादा रेजिस्ट किया गया है। जब आप छोटा सा कमरा में आपको हम बंद करके रखे थे तो आप ज्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे थे, बट जैसे ही आपको हम एक बड़े से कमरे में ले गए ना, ठीक है, जैसे आपको हम बड़े से कमरे में ले गए, आपको ज्यादा फ्रीडम मिला, आपको आपके ऊपर जो रेजिस्टेंस हो रहा था ना वो आपका घट गया, ठीक है। अब आप कम रेजिस्टेंस फील कीजिएगा। होगा क्लियर है ये बात? यस सर। क्लियर है ना? तो यही चीज हम बोल रहे हैं, कंडक्टर का जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाइएगा ना, कंडक्टर का आप जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ाइएगा, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, आर अगर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो हमको पता है ये चीज, किसी कंडक्टर का जिसका डायमीटर डी है उसका एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये चीज लिख सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका डायमीटर मेरा कितना है? डी है, जिसका डायमीटर मेरा डी है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे लिख सकते हैं? π/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर ये चीज हम लिख सकते हैं और हम बोल रहे हैं क्या कि आर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो इस ए की जगह हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस ए की जगह हम जब इस वैल्यू को रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये चीज हमको मिलेगा, ठीक है। अब π/4 क्या है? ये तो एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है आपका। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। ये जो आर होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ यस आया? सर। तो ये दो फैक्टर्स बताएं हम। पहला फैक्टर क्या बताएं कि प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। आप किसी कंडक्टर का अगर आप लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा तो उसका आर क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंथ को डबल करते हैं, पहले आर था वो डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर आप लेंथ को आप 3 टाइम्स करते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? उसी यस तरह सर। यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। आर क्या आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे अगर आप जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, अगर आपका ए एरिया, जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, उस समय अगर रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, उस समय अगर आपका रेजिस्टेंस आर था, तो आप जैसे ही इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा के आप 2a कर दीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये घट के r/2 हो जाएगा। इस एरिया को आप 2 टाइम्स कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस एरिया को आप 3 टाइम्स कीजिएगा तो जो रेजिस्टेंस घट के कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया पे क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ वही चीज, एक और हमको नया रिलेशन मिला कि अगर एरिया पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हम यहाँ सिलेंड्रिकल कंडक्टर का बात कर रहे थे अभी ना, यहाँ हम डायमीटर लिए हैं। तो अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसका, तो हम उसमें ये बोल सकते हैं कि आर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया का स्क्वायर होता है। कोई अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका डायमीटर अगर डी है, तो हम बोल सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डी स्क्वायर। इसका मतलब समझिए अब क्या हुआ? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर का मतलब, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जब डाया डी था, अगर हम बोले किसी वायर का जब डाया डी था, तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? आर, ठीक है। जब किसी वायर का आपका डाया डी था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? आर। अब क्या किए? इस डाया को बढ़ा के हम 2d कर दिए, इस डाया को बढ़ा के हम 2d कर दिए, तो ये आर कितना हो जाएगा? अगर आर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, ठीक है, आर मेरा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, और हम क्या किए, अगर मेरा डी डाया पे रेजिस्टेंस हमको आर मिल रहा था, तो अगर हम इस डाया को इंक्रीज करके 2d कर दें, ठीक है, डी को इंक्रीज करके 2d करते हैं, तो हमको नया रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? r/2। आप क्या कीजिए, r/2 नहीं मिलेगा, r/4 मिलेगा। r/2 नहीं मिलेगा, r/4 मिलेगा। कैसे? आप क्या किए, आपको नया रेजिस्टेंस पता करना है ये कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे d की जगह क्या रखिएगा? 2d, तो 2d का स्क्वायर
ये चीज ना, तो आर डैश कितना होगा 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू डी स्क्वायर। तो 1/d² आपको क्या था, आर था, ठीक है। ये कितना हो गया घट के r/4, कितना हो गया ये r/4। डी स्क्वायर है, ध्यान रखिए, ठीक है, क्या ये डी स्क्वायर है। आप 2 टाइम्स कीजिएगा तो ये 1/4 घटेगा, आप 3 टाइम्स कीजिएगा तो 1/9 घटेगा, 4 टाइम्स कीजिएगा तो 1/16 घटेगा, ठीक है। ये डाया का हम बात कर रहे हैं। एरिया को अगर आप डबल कीजिएगा तो आपका ये 1/2 हो जाएगा, 3 टाइम्स कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। आपका डाया क्या होता है, डाया का स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि डाया का ये स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डाया को 2 टाइम्स करते हैं तो मेरा ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नया डाया है ना, आपको 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, इस डी की जगह खाली पुट कर दिए, जैसे हम यहाँ किए ना, डी की जगह क्या पुट किए 2d, तो 2d का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मेरा हो गया 4, तो 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू डी स्क्वायर हो गया। तो नया रेजिस्टेंस क्या मिला, पुराने रेजिस्टेंस को 1/4। क्लियर, समझे? Yes, sir. Yes, कोई डाउट dear. अभी तक, कोई डाउट अभी तक? नहीं. हाँ, तो अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। 2 फैक्टर्स हो गया, एक हो गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी सिलिंड्रिकल वायर के लिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। किसी सिलिंड्रिकल वायर के लिए अगर मेरा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है तो हम बोल सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब जो तीसरा फैक्टर होता है ना, तीसरा फैक्टर हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है इस कंडक्टर का, हम ना तो उसका हम डायमीटर चेंज करने जा रहे हैं, ना ही उसका हम लेंथ को इंक्रीज करने जा रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, अगर पहले टेम्परेचर उसका T था तो उसको क्या किया, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 2T कर दिए, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है मेरा, तो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर। अब देखिए इस टेम्परेचर में आपको ध्यान ये रखना है कि इस जो रेजिस्टेंस होता है ना, मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग तरह से वैरी करता है, ठीक है। जो आपका सेमीकंडक्टर्स होता है और जो एलॉयज होते हैं, ठीक है, एक आपका प्योर मेटल्स होता है, एक एलॉयज होता है, और एक आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक सेमीकंडक्टर आता है जिसको मेटलॉइड्स पे बोलते हैं आप, ठीक है। तो सबका जो रेजिस्टेंस है ना, टेम्परेचर के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो मेनली हमको जो यहाँ बात करेंगे, हम यहाँ 2 चीज़ का बात करेंगे, एक एलॉयज का, ठीक है, एक एलॉय का और एक मेटल्स का। सबसे ज़्यादा यहाँ हम मेटल्स का ही बात करते हैं। हम कॉपर वायर एग्जांपल लिए थे तो यहाँ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है ना, मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, ठीक है। कहने का मतलब फॉर मेटल्स के लिए जो आर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा ना तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है आप वो समझिए। देखिए हम फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं, वो समझना और इजी हो जाता है। जैसे आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, आपका स्कूल कितना है, 7 बजे है, आपका स्कूल 7 बजे है। अगर आप 6 बजे उठे हैं, आराम से आप नहाए हैं, नाश्ता किए हैं, आप स्कूल आराम से जाइएगा। अब क्या होगा, स्कूल आप आराम से जाइएगा। बट अगर आपका 7 बजे स्कूल है, आप पौने 7 बजे सो के उठे हैं, आपका 7 बजे स्कूल है, आप 6:45 में आपको नींद खुला है, ब्रश करते करते आपका 50 हो गया, ड्रेस पहनते पहनते निकलते निकलते 55 हो गया, स्कूल पहुंचते पहुंचते आपका 7:05 हो गया, ठीक है। उस समय क्या होगा, आपका जो रैंडमनेस है, ठीक है, उस समय आप जो ड्रेस पहनते थे, आप जो 6 बजे जब उठे थे, ठीक है, 6 बजे उठने के बाद जब आप रेडी हुए थे तो आप आराम से रेडी हो रहे होंगे। आपका जो रैंडमनेस था वो कम था उस समय, ठीक है। रैंडमनेस क्या था उस समय आपका कम था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी मेरे पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो हम आराम से किसी काम को करेंगे। बट जैसे आप 6:45 का हम नाम लिए ना, हाँ, तो आप ब्रश करते करते ड्रेस भी पहनिएगा, ड्रेस पहनते पहनते आप खाना भी खाइएगा, खाना खाते खाते आप जो स्कूल का होमवर्क भी कीजिएगा, सब कीजिएगा, रैंडमनेस आपका बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ कंडक्टर्स का समझिए, मेटल्स का समझिए, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो ऐसे ही रैंडम मोशन में रहते हैं, उनका तो ये तो जब जैसे आप ऐसे ही रैंडम मोशन में रहते हैं, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है कि उसको एक आपका एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर देता है। ठीक है, आप क्या किया, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए। ठीक है, आपका भी हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर ही इंक्रीज किए। ठीक है, रिलेट कीजिए चीजों को, हम उसको क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए थे। जो पहले से रैंडम था उसको हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, उसका और रैंडमनेस इंक्रीज हो गया अंदर में। ठीक है, अंदर में क्या हो गया, और रैंडमनेस इंक्रीज कर गया। अब रैंडमनेस इंक्रीज करने से क्या होता है, जो पहले एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता था, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था, जो पहले एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमनेस इंक्रीज हो गया। अब जो ये कोलिजन होता है ना, अब और ये ज्यादा हो गया, अभी और ज्यादा कोलाइड करेगा। पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता था, तो अब ये 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा इसको ऑब्स्टेकल फील होगा जाने के लिए। ठीक है ना, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा इसको ऑब्स्टेकल्स फील होगा मूवमेंट के लिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमनेस है ना, वो इंक्रीज कर दिया। रैंडमनेस जैसे इंक्रीज कर दिया, तो आपको जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, जो ऑब्स्टेकल्स है, वो और ज्यादा उसको फील होने लग गया। तो ऑब्स्टेकल्स अगर ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मेटल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। एक रिलेशन भी होता है, एक रिलेशन भी होता है, आप लोगों को ऐसे बुक में दिया नहीं है, हम बता देते हैं। R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज इसमें दिमाग लगाने का आप जरूरत नहीं है, इसको आप एक काम कर सकते हैं, बस कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये क्या है, अल्फा क्या है, डेल्टा क्या है, आप तो जानते भी नहीं ये डेल्टा क्या है। ठीक है, तो समोसा जिससे दिख रहा है आपको डेल्टा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आपको एक काम कीजिए, बस इस रिलेशन को कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। ये जो हम जैसे समोसा बना है ना, ये समोसा जो बना है, ये डेल्टा बोलते हैं इसको। ये जो ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा जो गामा जो वहां से आता है, वहीं से ये डेल्टा आता है, ये समोसा आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज बोले हैं कि अगर टेम्परेचर, ये रिलेशन हमको ये इजी होता है। अगर हम आपको बोले कि टेम्परेचर T इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मेरा जो रेजिस्टेंस था वो 5 ओम था, अगर मेरा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम टेम्परेचर को उसका 20 डिग्री से इंक्रीज करके 50 डिग्री कर दिए, तो नया रेजिस्टेंस वो क्या मिलेगा, उस समय ये रिलेशन काम आता है। अभी आपका कोई काम का नहीं है, बस कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। कोई सो गए क्या, सोए नहीं ना कोई। नहीं। हाँ तो सो सोइएगा गया। नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, सो गए थे क्या। नेक्स्ट आते हैं, ये टेम्परेचर समझ में आया। सिर्फ मेटल्स का बताएं। ठीक है, एलॉयज के केस में क्या होता है, एलॉयज का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही इतना हाई होता है ना, उसका रेजिस्टेंस ऐसे ही इतना हाई होता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तो उसका कोई फर्क आपको मिलेगा ही नहीं। उसके उनका रेजिस्टेंस ऐसे ही इतना हाई होता है। ठीक है, क्यों, आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए तो कोई फर्क हमको दिखता नहीं है। ठीक है, इसीलिए एलॉयज का जो हम डिपेंडेंसी बोलते हैं टेम्परेचर पे, वो बोलते हैं कि ना के बराबर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई है। ठीक है, किसी मेटल से 200 गुना 300 गुना उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एक टेबल है, एक रेजिस्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक पूरा टेबल है आपका मेटल्स का, एलॉयज का, आपका एक टेबल पूरा बना हुआ है, उसमें हम बताएंगे। ये थर्ड हो गया टेम्परेचर। फोर्थ जो होता है ना, फोर्थ होता है मटेरियल। फोर्थ क्या होता है आपका, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसमें आप इतना खाली जान जाइए कि अलग अलग जो कंडक्टर्स होता है वो डिफरेंट, अगर अलग अलग मटेरियल्स का कंडक्टर है, अगर आपका एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर है, तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टिविटी पे जो आएंगे ना, तो यही चीज समझ में आएगा। ये जो मटेरियल लिखे ना, ये बेसिकली ये रो का हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे आएंगे तो हम बताएंगे। अभी इतना जानिए कि जो रेजिस्टेंस होता है, अपार्ट फ्रॉम लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, एक और चीज पर डिपेंड करता है। क्या, किस चीज पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे जो हम ये जो कंडक्टर लिए थे ना, ये कॉपर वायर लिए हैं,
ठीक है, एक और सेम कंडक्टर लिए हैं हम, सेम कंडक्टर लिए हैं, ठीक है, इतना ही लेंथ का लिए हैं, इतना ही डायमीटर का लिए हैं, इतना ही टेम्परेचर पे उसको रखे हैं, बस वो कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का वायर है। क्या कहने का मतलब, एक एक दूसरा वायर लिए, सेम लेंथ का, सेम डायमीटर का, उसको सेम टेम्परेचर पर रखें, बट वो कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का वायर है। ठीक है, जैसे आप इसका मटेरियल चेंज कर दीजिएगा ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. हाँ, ये हो गया 4 फैक्टर्स। और सबको हम समराइज कर दे एक जगह, अगर हम लिखे समराइज करके, एक जगह अगर हम समराइज करके लिखें, तो अभी हमको क्या दिखा, पहला केस में दिखा जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। दूसरा केस में दिखा आर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तीसरा में हमको क्या दिखा, ये आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए। और जो चौथा देखें कि आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये चारों चीज अभी हम देखें। ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे किस पे डिपेंड करता है, तो उसका लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को आप अगर बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दीजिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बढ़ाने का मतलब होता है या तो आप, अगर आपका वायर है तो उसका डायमीटर को आप बढ़ा रहे हैं, या फिर वायर के अलावा किसी और शेप एंड साइज का है तो उसका आप थिकनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना, एक थिन वायर होता है, एक थिक वायर होता है। हाँ, क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है, अगर आपका सेम मटेरियल का वायर है, सेम लेंथ का वायर है, सेम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, बट एक थिक है और एक थिन है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है? ऐसा पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि आर बोलो ए के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये नहीं पूछता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस एरिया का मतलब क्या है। एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम बोलते हैं तो किसी को समझ में आता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? Yes, sir. Yes, भैया। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम बोलें किसी वायर का जैसे एरिया पे डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बोले कि इसका हम डायमीटर को इंक्रीज कर दिए, इसका हम थिकनेस को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, या फिर दो वायर है, एक थिक है एक थिन है, तो इसका मतलब क्या, वो कंपैरिजन आपको किससे कर रहा है, उसके एरिया से कंपेयर करने का के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, एरिया से जो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए जो आर होता है वो मेरे एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली। तो अगर कोई थिन वायर है तो मतलब उसका एरिया कम है, अगर एक थिक वायर है उसका एरिया ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। आपको हम बड़ा कमरा में रखेंगे तो आप आराम से घूमिएगा, ठीक है, छोटा कमरा में रखेंगे तो दुबक के रहिएगा। समझे? आपका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? Yes, sir. Yes, भैया। हाँ, तो वही चीज़ आपका बुक में भी लिखा हुआ था, वही चीज़ आपका बुक में भी था, हम दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, ये चीज़ आपको बुक में भी था। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी वायर का, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और हम बोल सकते हैं इसका थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात किए थे क्या, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, it has been found by experiments that on increasing the length of a wire its resistance increases, and on decreasing the length of the wire its resistance decreases.
Actually, the resistance of a conductor is directly proportional to its length. That is, R is directly proportional to L. R is directly proportional to L. ये पहला रिलेशन हमको, ये पहला रिलेशन मिला. Since the resistance of a wire is directly proportional to its length, therefore when the length of a wire is doubled, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डबल हो जाएगा. When the length of a wire is doubled, its resistance also gets doubled, and if the length of a wire is halved, its resistance also gets halved. R पे L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही हुआ. अगर आप L को आप दुगना कीजिएगा तो आपका R क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा. L को आप घटा दीजिएगा, ठीक है, 1/2 कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी घट जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी घट जाएगा. घर में पापा मम्मी दोनों थे, रेजिस्टेंस ज्यादा फील हो रहा था. पापा गए दुकान, पापा गए ऑफिस काम करने के लिए, फिर ये मम्मी है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कम फील होगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको क्या होगा? कम फील होगा. तो वही चीज यहाँ, ये पहला फैक्टर हो गया. इसी तरह दूसरा भी था. वेट, देखिए वही चीज यहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ है. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ए लॉन्ग वायर और ए लॉन्ग कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड ए शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस. अगर कोई लॉन्ग वायर होगा, ठीक है, अगर कोई लॉन्ग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा देन अ शॉर्ट वायर. ठीक है, अगर मटेरियल सेम है, अगर डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है, तो जो लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो छोटा वायर. सेकेंड आपका क्या आ गया? इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये भी आप लोग को हम बताएं अभी. इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है आपका. So since the resistance of a wire is inversely proportional to its area of cross section, therefore when the area of cross section of a wire is doubled, its resistance gets halved, and if the area of cross section of the wire is halved, its resistance gets doubled. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही हुआ. अगर आप एरिया को दुगना कीजिएगा, 2 टाइम्स कीजिएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. अगर आप एरिया को आप हाफ कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. When the area of cross section of a wire is doubled, its resistance gets halved, and if the area of cross section of a wire is halved, then its resistance gets doubled. This means that a thick wire has less resistance and a thin wire has more resistance. इसका मतलब क्या हुआ? जो एक मोटा वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है देन अ पतला वायर. ठीक है, और जो थिक वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू अ थिन वायर. ठीक है, थिक वायर होने का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसका रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है. उसी तरह यहाँ पे बात किया है कि अगर हम शॉर्ट उसको छोड़िए, यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर के. अपने डायमीटर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक. यहाँ एक और बात लिखा हुआ है कि अगर आपको वायर दिया गया ना, बोला कि इस वायर का रेजिस्टेंस को सेम मटेरियल का वायर दिया गया, ठीक है, सेम मटेरियल का 2 वायर दिया गया, तो आपको लो रेजिस्टेंस का जब वायर चाहिए होता है ना, तो आप क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस का वायर चाहिए होता है, आप क्या करते हैं? एक शॉर्ट वायर लेते हैं और मोटा वायर लेते हैं. ठीक है, एक शॉर्ट वायर लेते हैं, एक मोटा वायर लेते हैं. वही चीज यहाँ लिखा हुआ है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन, देखिए हम कहाँ का बात कर रहे हैं. फ्रॉम द above discussion, it is clear that to make resistance wires or resistors, short length of a thick wire is used for getting low resistance and long length of a thin wire is used for getting high resistance. ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, तो जो अगर हमको लो रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम
शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर और मोटा वायर का यूज करते हैं हमको लो रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और जब हमको हाई रेजिस्टेंस बनाना रहता है तो लंबा वायर और पतला वायर का यूज करते हैं। लॉन्ग लेंथ ऑफ ए थिन वायर यूज फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर Yes. था आपका क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा फैक्टर क्या आया था, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपको हम बताएं कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो आपका कंडक्टर है उसका मटेरियल क्या है इस पे डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर से अ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। Some materials have low resistance whereas others have high resistance. For example, if we take two similar wires, ठीक है, अगर दो वायर्स लेते हैं जिसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है, ठीक है, हैविंग इक्वल लेंथ्स एंड डायमीटर्स ऑफ कॉपर मेटल एंड नाइक्रोम एलॉय, दो हम वायर लिए, एक कॉपर का लिए एक नाइक्रोम एलॉय को लिए, वी विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। This shows that the resistance of a conductor depends on the nature of material of the conductor. ठीक है, अगर हम दो वायर लिए, सेम सिमिलर वायर लिए जिसका आपका लेंथ और डायमीटर सेम है, बट एक कॉपर का वायर लिए एक नाइक्रोम एलॉय का वायर लिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको पता क्या चलेगा, जो नाइक्रोम का वायर है ना, उस कॉपर वायर का से उस नाइक्रोम के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ज्यादा है। वो क्या है, इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ये था तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर हम पढ़े थे क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये भी हम बात बताए थे आप लोगों को। इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स, ध्यान में रखिए, वहां पे हम आपको बोले थे, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं प्योर मेटल्स का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्योर मेटल्स। The resistance of all pure metals increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature. ठीक है, R is directly proportional to T होता है only in the case of pure metals. प्योर मेटल्स के केस में, प्योर मेटल्स के केस में जो R होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये चारों फैक्टर क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ, तो देखिए आप नेक्स्ट आते हैं हम रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम रेजिस्टिविटी पे। तो अभी हम सिर्फ दो फैक्टर्स को उठाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और मटेरियल को अभी साइड में रखते हैं, हम सिर्फ दो फैक्टर को मान के चलते हैं। दो फैक्टर, पहला अंजलि का ट्यूशन है अभी। Yes, भैया। हेलो अंजलि, 4 बजे से हाँ 10 मिनट बैठ सकते हैं? हाँ यस भैया। हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो फिर रेजिस्टिविटी पढ़ा देते हैं, सुनिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास दूसरा चीज पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, आने बोलिएगा, जो नहीं आ रहे उनको क्लासेस आने बोलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब बच्चा को समझ में नहीं आता है जल्दी, ये सब जल्दी समझ में नहीं आता है, ये ऊपर ऊपर से पार हो जाता है। तो क्लासेस नहीं कर रहे उनको आने बोलिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको, जैसे किसी को मोबाइल का दिक्कत हो जाता है, किसी को इंटरनेट का समस्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, बट किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे ही बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठ के क्लास अटेंड करें ना, यहाँ बैठ के क्लास अटेंड करें। हम क्या यहाँ किसी से तो कुछ मांगने जा नहीं रहे, हम बस क्लास करने को बोल रहे हैं, सिर्फ क्लास करने को बोल रहे हैं। आइए बैठ के क्लास कीजिए। हम लोग को ऐसा मिला होता, हम लोग को ऐसे मिला होता, अगर कोई भैया कोई टीचर होते हैं बैठ के बोलते हैं कि चलो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हाँ तो ऐसे पढ़ाते हम लोग को, तो हम लोग कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हम लोग तो मुश्किल से एक ट्यूशन मिलता था, उस ट्यूशन में जाके पढ़ते थे टीचर से। ऐसे अगर ऐसे ही पढ़ाने के लिए भैया दीदी हो जाते तब तो कोई बात ही अलग था। जो आप लोगों को मिलता है तो आप लोग जो नहीं आते उनको बोलिए क्लासेस अटेंड करें। इतना भी नहीं अब करते, आप सब मस्ती में ही रह जाते, तब हम क्या बोले। जब बोर्ड से आ जाएगा तब रोने लग जाइएगा बैठ के। जब बोर्ड से आएगा उनके नजदीक आ जाएगा, उनको लगता है ऐसे ही पार हो जाएगा, मस्ती में पार हो जाएगा। मस्ती में पूरा जिंदगी थोड़े पार हो जाता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है ना।
मस्ती में पूरी जिंदगी पार नहीं हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, सब चीज के बारे में समझना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही पार हो जा। ऐसे आप लोगों को सिर्फ मार्क्स का ही अगर होता ना कि सिर्फ मार्क्स दे दे रहे सब कुछ करो ना, तो जो अभी जो आपका 10th में 10 CGP लाया होता है ना, वो अभी आपका क्या टाटा का जो रतन टाटा है ना, उसके साथ में बैठ के काम कर रहा होता। नहीं, अगर सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ होता, जो 10 CGP लेके आया वो तो 4 या 5 साल के बाद टाटा के साथ बैठा होता, रतन टाटा के साथ। ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ मार्क्स ही मैटर करता है। तो मार्क्स मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता, आपको अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, आप किसी चीज को कितना अच्छा से समझे हैं। क्योंकि 10th के बाद आपसे घर वाला पूछेगा, क्या पूछेगा कि बेटा आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है तुमको आगे, आपको पूछेगा ना कि बेटा आगे क्या पढ़ना है। अगर आप लोग का चलिए जो नया जो आया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर वो आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है तो आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोग अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। नहीं तो भाई बेटा साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा, हाँ एक चीज हो जाता है। पूछेगा बच्चा तुम साइंस लेगा कि आर्ट्स लेगा कि कॉमर्स लेगा, बच्चा कुछ समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता तो घर वाला बोलेगा चलो साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स क्यों लेगा, चलो साइंस ले लो, यही चीज बोलेगा ना, कॉमर्स और आर्ट्स क्यों लेगा, चलो साइंस ले लो। लेकिन जब तक बच्चा को समझ में नहीं आएगा, उसको ये चीज कम से कम पता होना चाहिए। कोई चीज पता हो या ना हो, अभी आप लोग से पूछे कोई भी, आप लोग से अगर ये पूछे कि आगे क्या करना है, हाँ, तो जनरली ज्यादातर का अभी चलिए एक तो होता है कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट उसका रास्ता क्या है, कैसे उस पर जाना है, क्या करना है, आपको वो तो पता है, हमको वहां तक जाना है, बट कैसे जाना है, उसका पाथ क्या है, आपको वो नहीं पता है ना कि पाथ क्या है। वो पाथ कौन बताता है, वो पाथ आपको टीचर्स बताते हैं, आप लोग के सीनियर्स बताते हैं, ठीक है, वो बात आप लोग के टीचर्स बताएंगे, आप लोग के सीनियर्स बताएंगे कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आप लोग अभी कुछ में अभी ज्यादा दिमाग में मत लाइएगा कि हमको कुछ पता नहीं है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सब कोई आपसे यही पूछेगा। जैसे आपका 10th नजदीक आएगा या फिर आप 10th का एग्जाम दे दीजिएगा ना, हर कोई पूछेगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। हाँ, आप कुछ मत कीजिए, आपको आगे आप वही कीजिए जो चीज आपको पढ़ने, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस चीज को आप आराम से इत्मीनान से बैठ के आप 2 घंटा 3 घंटा अगर कोई पढ़ाए तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको खुद से अगर बैठ गए ना पढ़ने के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट को आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, जब ऐसा आपको पता चलता है, ऐसा आपको जब सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगता है, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपको अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, आप वैसा ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। दूसरा कोई बोल देगा कि अब आपको, अब किसी को अगर अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना, किसी को अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़ना, किसी को अच्छा लगता है सिविक्स पढ़ना, हाँ, और 10th के बाद बोलेगा कि हम आर्ट्स लेंगे, 10th के बाद बोलेगा कि हम आर्ट्स लेंगे, तो ज्यादातर का दिमाग में क्यों होता है आर्ट्स लेके क्या करेगा, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा आर्ट्स लेने के बाद, सबसे पहले यही आएगा। हाँ, वही जो अभी बोल रहा है ना कि आर्ट्स लेके क्या होगा, वही 4-5 साल के बाद आपको पूछेगा ना, भैया दीदी आप क्या कर रहे हैं, बेटा हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं यूपीएससी में भैया आप, तो वही जो क्लास 8-9 का जो 10th का जो आपका हिस्ट्री था ना, जो सिविक्स था, जो ज्योग्राफी था, वही बैठ के हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उनको बोलिएगा उस समय जब हम बोल रहे थे कि हमको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हमको 11-12 में ये सब्जेक्ट पढ़ना था, आप हमको उस समय मना क्यों कर रहे थे, और अभी आप इतना कुछ करने के बाद बैठ के उसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा का बात पे जाइएगा नहीं, ठीक है, उसको खुद नहीं पता आगे क्या सही है क्या गलत है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते जाइए, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि अगर हम ऐसे करें तो आगे कुछ नहीं होगा, मेरा जरूर होगा। जो चीज आपको अच्छा लगता है अगर आप उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको आप लाइफ टाइम कंटिन्यू रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा। जो चीज अच्छा नहीं लगेगा ना, जो चीज आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना, उसको जबरदस्ती में ही रह जाएगा, वो जबरदस्ती में ही रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है, वो वेस्ट चल जाएगा, समझे। दूसरा का बात सुनना अच्छा बात है, बड़ों का बात सुनना अच्छा बात है, बट ये नहीं बोल रहे कि कुछ भी मत सुनिए, लेकिन सबसे पहला बात सुनिए अपने दिल का सुनिए, ठीक है। जो आपका अंदर में जो आपको बताता है ना, सबसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आप खुद होते हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो आप खुद होते हैं। अंदर से आवाज आता है कि हमको ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। आप दूसरे से तो सिर्फ सांत्वना लेने के लिए पूछते हैं, कोई चीज आपको करना रहता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर भी दूसरे को कॉल करते हैं, अरे हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये चीज हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप उससे पूछते भले ही है, लेकिन आपको करते वही है जो आपका अंदर में बोलता है, क्योंकि वही आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वही जानता है आप कैसे है, क्या है, नहीं है। बाहर वाला क्या जानता है, बाहर वाला तो आप जैसे उसके सामने बिहेवियर रखते हैं, जैसे बात बोलते हैं, उससे आपको समझ में आता है, बट अंदर से आप क्या है क्या नहीं है वो तो सिर्फ आप जानते हैं ना। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं जो मस्ती जरूरी है तो बाकी काम भी जरूरी है। ये चीज हम नहीं बोलते कि बैठ के दिन भर 24 घंटा पढ़ते रहो, 24 घंटा आज तक हम खुद नहीं पढ़े हैं तो दूसरे को क्या बोलेंगे पढ़ने के लिए। हाँ, ये चीज भी 4 बजे उठ के पढ़ो नहीं तो कुछ नहीं होगा, आज तक हम खुद 4 बजे उठ के नहीं पढ़े, दूसरा को क्या बोलेंगे। हाँ, बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि 4 बजे उठ के अगर हम नहीं पढ़े तो मेरा क्या मार्क्स गंदा आया। हाँ, कोई अगर
अपना मार्कशीट दिखा देंगे, बोले लो ये मार्कशीट देख के उनको बताओ क्या ये 4 बजे उठ के पढ़ने वाला प्राणी का मार्कशीट है कि दोपहर में 12 बजे या 2 बजे पढ़ने वाला का प्राणी का मार्कशीट है। हाँ, बाहर वाला सिर्फ बोलता है, ठीक है, बाहर वाला सिर्फ बोलता है, ठीक है, उसमें बात पे मत जाइएगा। आपको जिस समय जो टाइमिंग आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, चाहे वो दोपहर का 1 बजे हो, रात का 1 बजे हो, जिस टाइम आप कंफर्टेबल है ना उस टाइम बैठिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। उस टाइम अब आप 4 बजे उठ गए हैं भोरे भोरे, किताब तो खोल लिया है, क्योंकि सबको बोला था 4 बजे उठने से चीज हमको ज्यादा जल्दी दिमाग में घुसता है। हाँ, किताब खोल लिया, आधा घंटा पढ़े, किताब खोलते खोलते सो गए। वैसे हुआ क्या, रात को भी नींद आप डिस्टर्ब कर लिए, दिन में भी आप घूमते रहेगा नशे में। हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भगवान हमको पता नहीं, ठीक है। ये चीज नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। आपको जैसा टाइम, जिस टाइम कंफर्टेबल हो पढ़ने का, आपको जिस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट हो उसको पढ़िए, ठीक है। जो चीज आपको अच्छा लगता है उसको ज्यादा कीजिए। अभी तो आपके पास आपका कंपलसरी है ना, कोई सब्जेक्ट हो जाता है आपको अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता, बट ऐसा आप अभी नहीं कर सकते कुछ जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो, उसको पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना तो होगा उस चीज को, क्योंकि आपको बोर्ड्स देना है, ठीक है। आपको उस चीज को भी पढ़ना होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, और उस चीज को भी पढ़ना होगा जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, बट आप जबरदस्ती बैठाइए, आप जबरदस्ती आप अपने आप को बैठाइएगा, किस चीज में बैठाइएगा, जो चीज आपको जो जैसे कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता उसमें पढ़ने के लिए आप जबरदस्ती बैठते होंगे, बट जो चीज अच्छा लगता है वो स्वेच्छा से बैठिए, उसके लिए किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, पूरा घर को आपके पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, तेरा बोर्ड सारा है, बोर्ड सारा है, बोर्ड सारा है। पूरा घर परेशान रहता है, जितना आपको चिंता नहीं रहता उतना पूरा घर को चिंता रहता है। हाँ, आपको देखेगा कि तो आपको बगल वाला जो आपका फ्रेंड है, हाँ, वो आपसे नोट्स लेके गया है और आप क्या किया, आप साइकिल चला रहे, आप घूम रहे, आप मस्ती कर रहे, आपको डांटेगा, बोलेगा। उनको ये नहीं पता कि वो जो नोट्स लेके गया ना आप उसको पढ़ के बैठे हुए हैं। हाँ, बट आपको देखिए कि आप नाच गा रहे हैं, उसको देखिए कि वो पढ़ रहा है, तो आपको बोलेगा तुम्हारा मार्क्स गंदा आएगा, तब हम बताएंगे। समझे, बाहर वाला नहीं जानता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको अब डिपेंड करना है कि आपको खुद का फ्रेंड बनना है कि खुद का आपको मतलब दोस्त बनना है कि दुश्मन बनना है, ठीक है। आप ही अपने आप को सुधार सकते हैं, आप ही अपने आप को बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो नहीं कर रहे हैं क्लासेस उनको बोलिएगा, अभी है इस सब इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहा है, उनको क्लास आने बोलिए, पढ़ने के लिए बोलिए, ठीक है। रजिस्टिविटी स्टार्ट करें। देखिए, एक इंट्रो दे देते हैं रजिस्टिविटी का, डिपेंड आपका जो वो होता है ना, डिटेल में बताएंगे हम, कल बता देंगे, आज एक इंट्रो दे देते हैं, बता देते हैं ये रजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है। अंजलि गुप्ता हमसे पूछ के गए थे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच के डिफरेंस, बट वो खुद नहीं आए हैं, बट वो खुद क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं। तो सुनिए, हम बता देते हैं आपको रजिस्टिविटी क्या होता है और जो डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस बता देते हैं, ये दोनों चीज बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक। Yes, sir. हाँ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो अभी हम पढ़ें कि किसी कंडक्टर के लिए, जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और जो आर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, एक सिंगल इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, लिख सकते हैं ना, Yes, लिख सकते sir. हैं ऐसे। हाँ, Yes. तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बाई ए, तो हमको ये चीज़ पता है जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको हम लिखते हैं रो, ये हुआ एल बाई ए। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, ये क्या आया मेरा रो, इसी रो का नाम है रेजिस्टिविटी। इसी रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हमको पता है आर क्या होता है, एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ए पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम उसको एक सिंगल इक्वेशन में लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर आर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए है
कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है मेरा, जिसको हम बोलते हैं रो, डिनोट करते हैं रो से। ये जो है ना, ये जो आपका ऐसा जो दिख रहा है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक अल्फाबेट है। ये जो है ना, ये ऐसे जो लिखे हैं हम, ये जो लिखे हैं, ये इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है। ये ऐसे डिनोट करते हैं। ये ग्रीक का अल्फाबेट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब, लैम्डा, ये सब जो आता है, यही सब है। उसी में से एक रो आता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं रो से। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए, तो हमको इक्वेशन क्या मिला, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, ये मिला हमको। अगर हम यहाँ से रो निकालना चाहें, रो इक्वल्स टू, तो हम कैसे लिख सकते हैं, R इंटू A/L लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, भैया। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर रो, नहीं एक्सप्रेशन फॉर रो नहीं, क्योंकि रो आपका एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना, हाँ, ये जो रेजिस्टिविटी होता है आपका, ये जो रो बोले ना, वहाँ पे क्या बोले कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है। अब सबसे बेसिक डिफरेंस रो और आर के बीच में, सबसे बेसिक डिफरेंस पहले समझिए, ठीक है। हमको ये पता है, आर हमको कहाँ से मिला था, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से हमको ये पता है कि ऐसे आया था मेरा। उस समय भी आर क्या था मेरा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ये भी क्या था, एक कांस्टेंट था। और हमको जो अभी मिला, रो मिला, वो भी क्या मिला, आर इक्वल्स टू रो इंटू L/A मिला। तो यहाँ भी इस रो को हम क्या बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। इस रो को भी क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट है। यहाँ आर को भी हम बोले थे कि आर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है। उस समय भी आपको बताया था ना, किसी कंडक्टर का ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। आर क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि जो रो क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है। अभी सबसे बेसिक हम डिफरेंस बता देते हैं जो है, यहाँ पे आर लिखे हैं, यहाँ पे हम रो लिखे हैं। तो दोनों क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी होता है। ये भी होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये भी क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बट ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन, ये जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन, ये क्या हो रहा था, ये वेरी कर रहा था ना, इट डिपेंड्स ऑन L A, मतलब जो ये जो R होता है ना, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। किसी कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, हम ऐसे नहीं लिखे, हम ऐसे लिख देते हैं, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। कि अगर आप ज्योमेट्री चेंज करते हैं, आप अगर लेंथ को चेंज करते हैं, आप डी को, थिकनेस को बढ़ाते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो आर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था ना। अभी हम देखें कि आर चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं, एरिया को बढ़ाते घटाते हैं, डायमीटर को बढ़ाते हैं, तो मेरा क्या हो रहा था, आर चेंज हो रहा था। बट रो जो होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता। जो रो होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। आप किसी भी, अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल का हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक कॉपर का बात कर रहे हैं ना, तो कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है ना, वो फिक्स है।
अगर आप 4 मीटर लेंथ का एक कॉपर वायर लेते हैं और एक 2 मीटर लेंथ का कॉपर वायर लेते हैं ना, दोनों का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, दोनों का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा ना वो सेम होगा। ये सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उस कंडक्टर का मटेरियल क्या है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी जो होता है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। दोनों का हम बोलते हैं कि दोनों जो क्या होता है, दोनों को हम बोलते हैं कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बट जो आर होता है ना उस कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। बट जो रो होता है ना उस कंडक्टर के ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओनली क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का मटेरियल क्या है। ठीक है, अगर सेम मटेरियल का अगर आप वायर ले लेंगे, ठीक है, भले ही डिफरेंट डिफरेंट वायर्स आप ले लेते हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का ले लीजिए, अलग अलग आप टेम्परेचर पे ले लीजिए, अलग अलग आप लेंथ का ले लीजिए, अगर सेम मटेरियल है तो सारे मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, कॉपर के लिए अगर हम बोले कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू समथिंग ये है, तो वो हर कॉपर वायर के लिए सेम होगा। चाहे आप मोटा कॉपर का वायर लीजिए, चाहे पतला कॉपर का वायर लीजिए, चाहे लंबा लीजिए, चाहे छोटा लीजिए, जैसा लीजिए, अगर हम कॉपर जैसे ही हम बोले, अगर किसी मटेरियल का अगर हम नाम लेते हैं, ठीक है, तो उस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, वो चेंज नहीं करता है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज नहीं करता। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ आर जो होता है वो चेंज कर जाता है ज्योमेट्री का चेंज करने से, जो रो होता है ना उस ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? यस सर। तो वहां जो हम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दे रहे थे ना, वहां पे रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन दे रहे थे, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जो आपको फ्लो ऑफ चार्जेस को जो ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है। ठीक है, जो आपको फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जो ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली वो डेफिनेशन है आपका रेजिस्टिविटी का। ठीक है, वो काम कौन करता है, रेजिस्टिविटी करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का देखिए बता देते हैं। अभी हम देखिए आर रो इक्वल्स टू क्या, आर इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये चीज रिलेशन देखे हम अभी। तो एक अगर कंडक्टर ले, एक अगर हम ऐसा कंडक्टर लें जिसका जो लेंथ हो ना वो क्या हो, 1 मीटर हो, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो ना वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, एक कंडक्टर लिए जिसका जो लेंथ हो ना वो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो ना वो 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अब यहां हम पुट करेंगे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू, तो ये हो गया आर, लेंथ की जगह 1 मीटर, ये मेरा क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ मेरा 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो रो हो गया ना ये किसके बराबर हो गया, आर के। हुआ? फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर having length equals to 1 meter and area of cross section equals to 1 meter square। तो एक यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ that conductor having a length of 1 meter and area of cross section of 1 meter square। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो क्या होता है, उस अगर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब उसका लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। Resistivity of a conductor is basically the resistance of that conductor when its length is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square। ठीक है, क्लियर है? तो यही चीज हम वहां बोल रहे थे जब हम डेफिनेशन दिए थे ना रेजिस्टेंस का, कि क्या होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच मतलब रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू इट। तो वो जो रेजिस्टेंस को बोल रहे थे वो बेसिकली रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन था। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होता है ना जो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कब? जब किसी कंडक्टर का अगर हम लेंथ 1 मीटर का, किसी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर लेते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्लास के लिए लेट हो रहा है अंजलि, आपका तो पार हो गया टाइमिंग, छोड़ दे। कल फिर से स्टार्ट Yes, करेंगे रेजिस्टिविटी से ही, हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी से ही, ठीक है? okay. आज बस इंट्रो दे दिए, एक इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक ना? तो Yes, आज के लिए sir. फिर क्लास रहने देते हैं यहीं पे, कल हम फिर से रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करेंगे आपको, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे। सारे को बोलिएगा आने के लिए, ठीक है? सारे को बोलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो करने के लिए संडे को आप लोग हम क्लासेस करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है? और आपको हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जो छोटा छोटा जो तो आप इतना दिन से पढ़ा है तो हम आपसे पूछेंगे तो सही ना, पूछ तो सकते ही हैं कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ पहले हम आपको एक ब्रीफ पूरा बता देंगे, ठीक है? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सारे का एक ब्रीफ पहले बता देंगे कि ये कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला था। उसके बाद आपको हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आप ही का बुक का करवाएंगे, और कुछ कुछ छोटा छोटा और भी 2 आवर्स का क्लास चलेगा, ठीक है? 2 घंटा का क्लास लेंगे। और हाँ, संडे से हम सोच रहे थे कि मैथमेटिक्स का क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ अंजलि और सुमन इनरोल की है। पूजा आप भी इनरोल कर लीजिए मैथमेटिक्स के क्लास में। संडे से हम मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। बाकी को भी बोलिएगा कि मैथ्स का क्लास अगर करना है तो इनरोल कर लीजिए। मैथ्स का क्लास भी हम संडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? ये अलग Yes. करना पड़ेगा, क्या? मैथ्स के लिए अलग से इनरोल करना पड़ेगा। अब मैथ्स का क्लासरूम अलग है ना, उसका अलग से इनरोल करना पड़ेगा ना, तो उसका हम इनरोलमेंट भेजे थे। ये सिर्फ फिजिक्स के क्लासरूम के लिए इनरोलमेंट था ये वाला। मैथ्स के लिए अलग से इनरोल करना पड़ेगा, उसका भी इनरोलमेंट भेज देंगे, उसमें अलग से इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी को भी बोलिएगा इनरोल कर देने के लिए, हम लिंक शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। यहाँ इसमें जो नोटिस वाला होता है ना सेक्शन, नोटिस बोर्ड वाला, उसमें भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल फिर से स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी से, और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे। अगर देखते हैं कल मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हो पाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, ठीक है? अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर संडे को उसको कंटिन्यू करेंगे, जितना क्वेश्चन होगा संडे को करेंगे। नहीं होगा तो बाकी हम आपको असाइनमेंट के रूप में दे देंगे, आप घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है? फिर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट थर्सडे का क्लास में आप लोग हम करवाएंगे उसको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन ज्वाइन होने के लिए। मिलते हैं कल आप लोग से, ठीक है? बाय। Bye. बाय।